स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल प्री 2023 का जो शिफ्ट 1 का पेपर था 14 जुलाई का जो पेपर था इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। पूरे पेपर का मैथ्स में जो जितना भी पोर्शन था पूरे मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और जितने भी 37 सेट्स हैं उन सभी सेट्स का सॉल्यूशन आपको मेरी वीडियोस में मिलेगा। आज ये देखिएगा, चैनल पे जितने भी 37 सेट है 37 सेट्स जो हैं इसके सीजीएल के मैथ्स के, वो सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज देखिएगा शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन देखिएगा। चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। सवाल में क्या कहता है देखिएगा, सवाल आपके सामने है। कहता है कि यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में हैं तो y का मान ज्ञात करिएगा। देखिएगा भाई, आपको ये पता होना चाहिए, जो वर्ड है ना ये समानुपात, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इसका मतलब होता है कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं, दो अनुपात बराबर हों तो उन्हें समानुपाती कहते हैं। यानी कि दो अनुपातों का एक दूसरे के बराबर होना समानुपाती कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि जैसे 3:4 बराबर होता है x अनुपात y के, यानी कि एक ये अनुपात हो गया, इसे तो कहेंगे हम अनुपात, और ये भी एक अनुपात है यानी कि रेशो है। तो जब दो रेशो एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उन्हें प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपको वर्ड्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, अब सवाल का हल देखिएगा आप कैसे करते हैं इसको। 39 अनुपात 117 और समानुपात का सीन, ये चार बिंदियां होती है मेरे भाई। 17 और अनुपात y, देखिएगा अंदर वाले से अंदर वाले का गुना कर दो और बाहर वाले से बाहर वाले का, यानी कि 39y बराबर आ जाएगा 117 और गुना 17, और 39 यानी कि 13 × 39 और 13 निम्मा 117, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 17 × 3 51, यानी कि 51 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 51 आ गया, 51। तो ऑप्शन नंबर आपका 2। आई होप कि ये सोल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी आपके सामने इसको बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिएगा, सवाल आपके सामने है और थोड़ा आपको क्लियरली विजिबल रहे ना, ज़्यादा बेहतर है। चलिएगा, सवाल में क्या कहता है मेरे भाई, देखिएगा, एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। पहली योजना 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए। दूसरा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाए। देखिएगा, शॉर्ट वीडियोस में मैंने कई बार इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। इसके दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड, दो तरीके। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 मुफ्त देता है। कितनी मुफ्त देता है? 4। कितनी की खरीद पर? 3 वस्तुओं की खरीद पर, यानी कि 3 + 4 यानी कि 7। इसका मतलब ये हो गया। देखिएगा भाई, जो मुफ्त दी है वो डिस्काउंट है, और जितने का आपने पेमेंट किया है वो एसपी है, और जिनका आपने पेमेंट नहीं किया है वो आपका डिस्काउंट ही तो है। एसपी प्लस डिस्काउंट कितना हो गया? एमपी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/7 लिख सकते हैं। एमपी हो गया 7 और डिस्काउंट हो गया 4। क्लियर है? चलिएगा, ये बात यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वस्तुएं आपको मुफ्त दे रहा है। कितने में? 3 और 4 7, 4/7 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर कहता है कि
छः वस्तु मुफ्त देता है, कितने पे? पाँच और प्लस छः को ऐड कर दो, यानी कि 6/11 पे। अब आपके पास दो फ्रैक्शन है, ये वाला और ये वाला, आप इनको उठा लीजिएगा, देखिएगा 4/7, ये तो ए है, लिख लीजिएगा इसको, ये आपका ए है, यहाँ लाइन खींच देते हैं, और ये बी, यही तो ए है और ये बी है। ये है 4/7 और ये है 6/11, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 11 चौक 44 और 7 छंग 42। देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ए वाला बड़ा है, तो यही ए वाला ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। ये सॉल्यूशन तो आपको एग्जाम में करना था, और अगर आपको इसको समझना है बहुत अच्छे से तो देखिएगा इस सॉल्यूशन को, अगर आपको और भी अच्छे लेवल पे समझना है तो वो देख लीजिएगा। देखिएगा आपको बता ही रखा है मैंने कि 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, 3 का आपने पेमेंट किया, ये एसपी हो गया, मुफ्त कितनी दे रहा है? 4, ये डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 4/7, यानी कि बराबर एमपी, ये एमपी हो गया भाई, ये डिस्काउंट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4 मल्टीप्लाई 1/7। क्लियर है? उसके बाद जब इसको आप 4 मल्टीप्लाई 1/7 कितने प्रतिशत के बराबर होता है भाई? 14 सही 2/7% के बराबर होता है, यानी कि 14 चौका 56, और ये आ जाएगा आपका 56 एंड 8/7%, या फिर यूँ कहें कि 57 एंड 1/7%, यानी कि ये आ गया आपका जो फर्स्ट डिस्काउंट आता है आपका, ये आता है। देखिएगा ऐसे तो लेंथ ही पड़ेगा ना, इसलिए जो ट्रिक मैंने बताई है वही करना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला जो प्रॉफिट आपको आ रहा है, ए वाला जो प्रॉफिट आपको आ रहा है, देखिएगा जो ए में प्रॉफिट हुआ आपको 57 एंड 1/7% आया। अब बी वाले में जो प्रॉफिट आएगा आपको कितना मुफ्त दे रहा है? 6 मुफ्त दे रहा है, कितने पे? 11 पे। इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/11, 1/11 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 9 सही, 1/11% के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो 6×9 = 54, यानी कि 54/111%, ये 54% है और ये 57% है। कौन सा बड़ा हुआ? ए वाला बड़ा हुआ ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका सवाल है भाई बच्चों, बड़ा कर देते हैं इसको। और बड़ा कर देते हैं, ये लीजिएगा। सवाल आपका नेक्स्ट ये है, देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट सवाल में? कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होगा? बहुत इजी सवाल है। देखिएगा मैं सवाल को यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ और कन्वीनियंट रहेगा। देखिएगा सोल्व करते हैं। कहते हैं कि कितने समय में, समय हमें नहीं पता है, 4% इसने दिया है, ये दिया है 4%, दर से 10,000 का, 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही ब्याज, यानी कि ये भी ब्याज है जो मैंने लिखा और अगले वाला भी, जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 का हो जाएगा। मतलब ये भी एसआई है, ये भी एसआई है, दोनों एसआई बराबर बोले हैं इसने, जैसा इसने बोला है वैसा ही मैंने लिखा है। क्लियर है भाई? अब सोल्व करते हैं। 3 0 ओ जस्ट मिनट, 3 0 से 3 0 कट गई मेरे भाई, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 पंजे 40, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना कि 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होगा। 5% दर हो गया, 4 वर्ष हो गए, 8,000 हो गया, ये 10,000 है भाई, 1,000 नहीं है, तो इधर 10 बचा, तो 5 से इसको काटेंगे 2 और 2 से ये गया, तो ओनली 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, चौथे वाला, 4 साल। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।
चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है वही, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, देखिएगा क्या कहता है कि दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। देखिएगा भाई, ये एक सर्कल है, मैं आपको समझा देता हूँ बस, बहुत इजी सवाल है। यहाँ से ये भी भागना शुरू करती है, ये भी भागना शुरू करती है, ये 18 की स्पीड से और ये 24 की स्पीड से, और दोनों दौड़ना चालू करते हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। इस तरह का सवाल आपने एलसीएम एचसीएफ वाले सवालों में भी किया होगा। चलिएगा सॉल्यूशन देखिएगा अब इसका, सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि ये जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं, तो ये भी 200 मीटर, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी जो लंबाई है ना 200 मीटर है। ये अगर आप फीते से मापोगे ना 200 मीटर सर्कुलर ट्रैक है ये। ठीक है, तो ये 1 मीटर में दिया आपको, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इनको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा आप। देखिएगा टाइम निकालिएगा आप, टाइम 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब सोनी चलती है तो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो भी तो एक 200 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करेगी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 18 और 18 को 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 से 18 गया और 5 से, यानी कि 40 कितना आ जाएगा सेकेंड, 40 सेकेंड आ गया मेरे भाई। अब मोनी के केस में निकाल लो टाइम, ये T1 था, ये T2 निकाल लो, कितना 200/24, और 24 में 5/18 की गुणा कर दो भाई, 6 चौक 24 और 6 3 18, और ये 3 ऊपर चला जाएगा भाई, ऊपर गया ये 3, तो इसको हटा दें यहाँ से, तो 4 पंजे 20 और 5 से 50 कटा 10 आ गया, यानी कि ये आ गया 30 सेकेंड भाई। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि ये 200 मीटर चलने में 40 सेकंड लेती है, ये 200 मीटर चलने में 30 सेकंड लेती है, तो ये कब मिलेंगे। देखिएगा एक ऐसी संख्या जो 40 और 30 से कट जाए वो इनका एलसीएम ही होगा, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 40 से 120 भी कटे, 120 40 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, यानी कि 120 सेकंड बाद वो मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। आई होप कि सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस सवाल में मैंने आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, इस सवाल को देख लीजिएगा। टेंस डिजिट मैंने लिखा हुआ है, ये आप नोट करें, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है देखिएगा, टेंस डिजिट लिखा हुआ है। टेंस डिजिट निकालने का तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन में। टेंस डिजिट अगर आपसे निकालनी आती है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा, उसके बाद टेंस डिजिट वेंस डिजिट आपको निकालनी इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। बताता हूँ देखिएगा, जैसे 48 और मल्टीप्लाई 97 है, और इसमें मुझे यूनिट डिजिट तो आप निकाल लेंगे, 8 सत्ते 56 यानी कि 6 आ गया। लेकिन ये तो यूडी तो निकाल लिया आपने, टीडी निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे देखिएगा भाई, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5। अब जो अंदर वाले हैं देखिएगा, ये देखिएगा, अब आप जो अंदर वाले हैं 8 और 9 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72 और 4 सत्ते 28, और ये 5 भी जोड़ दो इसमें, यानी कि 5 और 2 7 और 8 15, यानी कि 56 56 टेंस डिजिट आ गया भाई। क्लियर है, तो ऐसे ही मैं इस सवाल को करने जा रहा हूँ, देखना आप सोल्यूशन इसका। क्या कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज, बहुत ईजी सवाल है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वही ये होता है 4/3 पाई r की 3। ठीक है, या फिर हम यूँ लिख लें कि 4/3 और गुना 22/7 और गुना कितना 4.2, यानी कि 42/10 कर दूँ इसको, फिर 42/10 कर दूँ इसको, और फिर 42/10 कर देता हूँ इसको। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? काट लीजिएगा जो कटता है, 7 छंग 42
और 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 22 चौक 88। देखो इनका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और मल्टीप्लाई 42। ठीक है, अब आपको रिजल्ट निकालना है। यूनिट डिजिट से आप निकाल नहीं सकते क्योंकि तीन में यूनिट डिजिट समान दे रखे हैं, टेंथ डिजिट से निकालना पड़ेगा। देखिएगा टेंथ डिजिट कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा आप। देखिएगा मेरे भाई, पहले मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करके टेंथ डिजिट निकाल लेता हूँ। ठीक है भाई, 4 दूनी 8, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 चौक 16 और 8 दूनी 16, 6 6 12 हासिल 1। ठीक है, 2 आ गया, यानी कि 28 आ गया। उसके बाद अब मैं 88 मल्टीप्लाई 28 करूँगा और टेंथ डिजिट निकाल लूँगा। कैसे, 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4 आ गया, हासिल 6 लग गई। 8 दूनी 16 और 8 8 64 और ये 6 भी जोड़ दो इसमें, 10 और 6, देखो 6 और 4 10 और 6 16, यानी कि 64। तो यानी कि जिसका टेंथ डिजिट 64 होगा वही हमारा आंसर होगा। टेंथ डिजिट इसमें 34 है, ये भी नहीं है, इसमें 64 है, यही आंसर है, इसमें 24 है, इसमें ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ गया। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपके लोग, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये इसका टेक्निकल सॉल्यूशन था भाई। आपसे टेंथ डिजिट मांग रहा है इस सवाल में। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगले सवाल में मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि किन्हीं दो त्रिभुज के, देखिएगा कोई भी दो त्रिभुज अगर आपको दिए हैं, ये एक दूसरे के सर्वांगसम का साइन होता है भाई, ये दो बराबर के निशान लगा के ऊपर एक निशान लगा दो, ये एक दूसरे के सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर एस 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 कंडीशन को फुलफिल करते होंगे, या एस ए एस को, या ए एस ए को, या डबल ए एस को, या फिर आर एच एस को। ये तो आपको याद रखना है अपनी मेमोरी के लिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखिएगा अब मैं फिगर बनाता हूँ इसका। कहता है कि ट्रायंगल एबीसी है एक हमारे पास, और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड जो भी है, ये ए बी और सी, ये एक्स वाई और जेड, यही तो है हमारे पास। कहते हैं कि मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल जेड, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल जेड। देखिएगा ये एंगल बराबर है भाई, आप देख ही रहे होंगे, ये बोला ना इसने यहाँ पे, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड, ये दिया है इसने। और फिर कहता है कि ए सी बराबर एक्स जेड, ए सी यानी कि ये लाइन इस साइड के बराबर है। तो देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर बी सी भी एक दूसरे के बराबर हो जाए, या मतलब हमारे पास बी सी बराबर होना चाहिए जेड वाई के, बी सी बराबर वाई जेड के होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन फिर आपकी क्या लग जाएगी कि ए एस ए, जस्ट मिनट, एस ए एस, आपके पास कंडीशन हो जाएगी एस ए एस। और मैंने अभी बताया था कि 5 कंडीशंस होती है कॉन्ग्रुएंट होने की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी बराबर वाई जेड के, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा इसमें। क्लियर है मेरे भाई? चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या बोल रहा है, कहते हैं कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिएगा मेरे भाई, बहुत ईजी सवाल है। क्या पूछा है इसने, समय पूछा है, समय निकाल देंगे हम। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है हमारे पास, 900 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, और 900 ही मीटर हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जब ट्रेन चलती है ना तो वो अपनी लंबाई को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है, तो उसको डबल दूरी तय करनी पड़ेगी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर है? और क्या कहता है कि नीचे चाल लिखनी है, चाल कितनी है, ऊपर देखिएगा ये मीटर में दिया है,
और नीचे चाल दी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 से गुणा कर लो आप। 18 छिक्का 108 यानी कि 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 1800/30 आ गया। 0 से 0 कटा 3 छंग 18 यानी कि 60 सेकेंड आ गया भाई। 60 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं था सवाल में इसमें। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल भाई क्या कहता है, एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ईजी सवाल है भाई। देखिएगा ये 10 दिया, 15 दिया और 30 दिया, सबका एलसीएम ले लो। सबका एलसीएम आ जाएगा 150। सबकी एफिशिएंसी 10 से 150 को डिवाइड किया 15 आ गया, 15 से डिवाइड किया 10 आ गया, और 30 से डिवाइड किया 5 आ गया। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों को ऐड कर देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा 150/15 और 10 25 और 5 30 यानी कि 5 दिन। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा भाई नेक्स्ट सवाल पे आ गए हैं। देखिएगा सवाल आपके सामने है, सवाल को आप ध्यान से देख लें। बहुत, वैसे तो पेपर बहुत इजी है, ये आपको मैं बता दूं। चलिएगा सवाल क्या कहता है, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। बहुत इजी सवाल है भाई। देखिएगा सवाल को अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। चलिएगा सवाल ये रखा आपका सोल्व करने के लिए। क्या कहता है, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में, यानी कि 8 पुरुष 45 दिन में, जस्ट मिनट, 8 पुरुष 45 दिन में करते हैं उसी काम को। फिर 8 महिलाएं, 8 वुमेन कितने दिन में करती है मेरे भाई, 18 दिन में करती है। तो आप इनको काट लीजिएगा, काट लेंगे भाई इनको। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 8 से गया 8, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5m बराबर आ जाएगा 2w, यानी कि m/w बराबर आ जाएगा 2/5, यानी कि m की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 5 लेंगे हम, हमारा काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना आपके। उसके बाद देखिएगा कोई भी कंडीशन ले लो, आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क 8 और गुना 45, भाई 8 पुरुष 45 दिन में कर सकते हैं। कहता है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो देखिए m की जगह अगर 2 रखें तो ये आ जाएगा 8 गुना 45 और बटा 5, m की जगह 2 यानी कि 10 आ गया, और प्लस ये वाला देख लो, और 8w, 8 पंजे 40 यानी कि 50 आ गया। तो 5 नम 45, 5 ढाई 50, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 9 चौक 36/5 आ गया, यानी कि इसको काट के आ जाएगा, जस्ट मिनट, कहाँ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। टोटल वर्क हमने निकाला, देखिएगा यहाँ तक आपको क्लियर है। टोटल वर्क निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, 8 गुना 45 आ गया, ठीक है। हाँ जस्ट मिनट, 8 गुना 45 नहीं आया मेरे भाई, 8 मेल अगर लेंगे और 45 करके टोटल वर्क निकालेंगे तो m की जगह क्या यूज करेंगे, हम 2 यूज करेंगे, यानी कि 8 गुना 2 और गुना 45 टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे किससे, 5 पुरुष, ये देखिएगा ये वाला, और प्लस 8 महिलाएं। इसके बाद क्या करना है कि m की जगह 2 यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 × 2 × 45, 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40 यानी कि 50 हो जाएगा। तो 5 नम 45, 5 ढाई 50 और 2 पंजे 10 यानी कि 9 अट्ठे 72, 72/5 आ गया।
अब 72/5 को हम 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 2/5 14, सही 2/5 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका 14 सही 2/5 सेकंड। क्लियर है? ये देखिएगा, ये आपका सोल्यूशन है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करके बताया है मैंने आपको, और कुछ नहीं है इसमें, काट पीट है। देखिएगा, चलिएगा, टोटल वर्क आप कोई सा भी ले सकते हैं। टोटल वर्क आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। टोटल वर्क आप ये भी ले सकते हैं। देखिएगा, टोटल वर्क आप ये ले लो। टोटल वर्क कितना है? 8W, जस्ट मल्टीप्लाई कितना है? ये 18 है, 18। तो W की जगह हमें क्या यूज करना है? 5 यूज करना है। तो 8 गुना 5 और गुना 18। और अब इसको पकड़ लो, यानी कि 5 मेल और 8 फीमेल, यानी कि 5 गुना 2 और जमा 8 गुना W कितना है? 5, यानी कि ये आ जाएगा 50। तो इसको 50 से डिवाइड करो, 5 ढाई 50 और 2 नम 18 और 2 पंजे 10, यानी कि आ जाएगा 72/5। और ये आएगा 14 सही 2/5 के बराबर हुई। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। चलिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये रहा। देखो, इसने दिया है आपको 16b² प्लस 1/49b² की वैल्यू पूछता है ये। और आपको दिया है इसने ये 7b माइनस 1/4, यानी कि जहाँ 4 होना चाहिए वहाँ 7 है, और जहाँ 7 होना चाहिए वहाँ 4 है। तो देखिएगा, इसको कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। इसको देखते हुए इसको बदलेंगे, 7b माइनस 1/4b बराबर 7। ठीक है, देखिएगा, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ अभी, और थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिएगा मेरे भाई, तो इसको ना, जब यहाँ 16 है तो यानी कि यहाँ 7 है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ नीचे कितना है? 7 होना चाहिए, तभी तो 49 आएगा, 49। तो नीचे बटे में 7 ले लो, ठीक है, और इसकी गुणा कर दो इसमें। जब इसके अंदर इसमें 4/7 और गुणा 7b करोगे, तो 7 से 7 कट गया, 4 भी रह जाएगा, माइनस 4/7 गुना 1/4b करोगे, 4 से 4 कट गया, 7b रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या बच गया आपके पास में। यहाँ पे 4 बचा और b बचा, यानी कि 4b आ गया, माइनस यहाँ पे 7 बचा और b बचा, 1/7b। तो देखना, यहाँ 4 चौक 16 और 7। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम। लेकिन इस ये बराबर किसके था? 7 के। तो इसमें 4/7 से मल्टीप्लाई किया था, तो 7 से 7 कटा, यानी कि ये 4 के बराबर आ गया। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से लेके। अब हमारे पास ये चीज़ है 4b, कितना है हमारे पास? 4b, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, 4b माइनस 1/7b बराबर 4। इसका वर्ग कर दो दोनों तरफ का, इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा, जस्ट मिनट, ये आ जाएगा 16b² प्लस 1/49b² और माइनस के 2 × 4b और मल्टीप्लाई 1/7b और बराबर आ जाएगा 16 के। बहुत ईजी है। ये आ गया आपका पूरा हिस्सा, ये आ गया आपका। देखिएगा, तो इस सारे के सारे को जो बचा हुआ है उसको राइट में ले जाएंगे। क्या करेंगे? पहले काट लीजिएगा, b से b कट गया मेरे भाई, तो 4 दूनी 8/7, यानी कि ये आ जाएगा 16 माइनस के है ना, तो प्लस के 8/7। तो यानी कि 16 सत्ते 112 और प्लस 8 और बटे 7, यानी कि 120/7। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, 120/7 आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ईजी था, कुछ नहीं था इसमें। आई होप कि सोल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। वर्क किया बस मैंने, इसका वर्क कर दो दोनों तरफ का।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है भाई, देखिएगा इसके दो तरीके बता दूंगा मैं आपको सोल्व करने के। सवाल आपके सामने है, क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोस थीटा बराबर √3/2, देन टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, देखिएगा। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं मेरे भाई। इसको छोटा कर देता हूं मैं। देखिएगा, इसने दिया है हमें, इसने दिया है कि कोस थीटा बराबर √3/2। लेकिन ये जो √3/2 है ना, ये कोस 30 की वैल्यू है, कोस 30 डिग्री। क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 बिल्कुल। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो। ये टेन जो है ना, इसको साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख लो, और मल्टीप्लाई ये कोस स्क्वायर थीटा आ गया। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी, थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, इधर कर लो, इधर कर लीजिएगा। साइन 30 की वैल्यू और इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल। कितना आ गया? 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया मेरे भाई, 1/4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। चलिएगा एक बार और बता देता हूँ सवाल को। मैंने क्या किया है, मैंने किया है, ये जो कोस थीटा इक्वल्स टू √3/2 दिया है, तो इसको कोस 30 की वैल्यू जो होती है ना, वो √3/2 के बराबर होती है। तो आप क्या काम करेंगे, इस √3/2 की जगह, यानी कि कोस थीटा बराबर इस √3/2 की जगह हम कोस 30 रख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ से कंपैरिजन किया तो थीटा की वैल्यू 30 अंश आ गई मेरे भाई। अब ये 30 अंश की वैल्यू आप डायरेक्ट भी इसमें रख सकते हो, किसमें बोला, इस वाले में। लेकिन ये इस थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे ना तो और आसान हो जाएगा आपको। कैसे? कि टेन स्क्वायर थीटा है ना, उसको साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा में बदल लो, और फिर इसको लिख लो यहाँ पे। कोस स्क्वायर थीटा इससे ये कटा, तो आपके पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। और इसकी वैल्यू निकाल दो अब आप, साइन 30 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि साइन 30 की वैल्यू इसका होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 1/4 आ गया आंसर। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपको, क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट सवाल आपसे? देखिएगा, कहता है कि यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? देखिएगा मेरे भाई, कुछ है इस सवाल में, जूम कर दिया, आप देख लें भाई। ये ए हो गया आपका और ये हो गया आपका बी। यदि ए बी का 95% है, बी अगर 100 है ना, तो ए 95 है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए का कितना प्रतिशत बी है, आप लिखिए जरा इसे शब्दों में, ए का कितना प्रतिशत बराबर है बी के। तो यानी कि हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि बी कितना है हमारा यहाँ 100, और ए कितना है 95, और परसेंटेज में बदलने के लिए डिवाइड कर दो भाई। तो 5 से इसे काटेंगे, 19 पंजे 95, और 5 दूनी 10 20, यानी कि 2000 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 एकम 19, एक बचेगा 10 हो गए, जीरो लगा लिया, 100 हो गए, 19 पंजे 95, 105 कहाँ है? ये है, ये आंसर है आपका, पूरा करने की जरूरत ना। और 5/19 आ जाएगा आंसर आपका, सिंपल। ये लैंग्वेज लिख लो, ए का कितना प्रतिशत बी है, सिंपल, ऐसे कर लो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा सवाल आपके सामने है। कहता है दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या है। सकेंद्रित वृत्त मतलब जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे कि फिगर बना के बता देता हूँ, दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो ये जो मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, ये और ये इन दोनों का एक ही सेंटर है। और फिगर ये कहता है, ये पूछा है इसने, दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या है। दो सकेंद्रित वृत्त बना दिए मैंने, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, ये 10 सेंटीमीटर है। मतलब फिगर में ऐसे शो नहीं हो पाएगा, ये ऐसे होएगा, देखिएगा। इसकी जो त्रिज्या है वो 6 है, और जो जीवा की बात करता है वो ये है, ये कहते हैं कि उस जीवा की लंबाई बताओ, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिएगा मेरे भाई, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ ना, तो ये त्रिज्या होगी बड़े वृत्त की, ये वाली त्रिज्या 10। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए और टी, यानी कि ये ट्रायंगल, इसको हटाओ यहाँ से, देखो मेरे भाई, इसको भी हटा दो। ये ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका 10। बस इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले एरिया की, यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। जस्ट ए मिनट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना आप इसमें। और पाइथागोरस थ्योरम लगाते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है सेंटर से टी को जो टच करता है, ये 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है। 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 36 बराबर 64 आ जाएगा। और इसको अंडर रूट कर दो 8, ऑप्शन नंबर थर्ड। सिंपल। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी पाइथागोरस थ्योरम को लगाते टाइम, अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता और इसके साथ कोई भी साइड दे रखी, तो इसके स्क्वायर में से वो साइड घटेगी डेफिनेटली। तो मैंने आंख बंद करके घटा दिया, जो बचा उसका अंडर रूट कर दिया, तीसरी से भुजाएं आ जाएगी आपके पास। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टूड चीज़ें हैं। इस सवाल को देखिएगा, इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, देखिएगा। इसमें मेरे भाई ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरीके बता देता हूँ मैं इसमें। यूनिट डिजिट भी लगा देंगे, इसमें आसान है। और इसमें क्या है कि देखिएगा, पहले सवाल देख लीजिएगा, आपका मैं सवाल क्लियर कर देता हूँ। आपका ये सवाल है, कहता है कि x बराबर -4 और y बराबर -1 होने पर 3x की 3 प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर प्लस 7y की 3 का मान ज्ञात करो। अगर आपको इसमें कुछ भी मशक्कत नहीं करनी और आपको इजीली सोल्व करना है ये सवाल, तो आपको करना क्या है इसमें कि ये जो y की देखो, ऑप्शन पे गौर करो आप, सारे माइनस में है, ठीक है। और जो ये माइनस साइन है ना, ये माइनस इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, एक्स और वाई। देखिए वाई की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर वाई की पावर 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, ठीक है, वो आपको अफेक्ट करेगी तब, क्योंकि रिजल्ट आपका पूरा माइनस में है। चलिएगा मैं सोल्व करके बता देता हूँ। आप इसको ले लो और इसको ले लो, 3x की 3 प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर और प्लस 7y की 3। तो इसमें कॉमन ले लो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y आ गया। और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, 12x प्लस 7y, 12x प्लस 7y। अब इसमें क्या है कि x बराबर -4 और y बराबर -1 अंदर वालों में रखो, पहले रखो। x के साथ अगर ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस के 12 आ गए, 3 चौक 12, और माइनस की ये आ गए 5, तो यानी कि 12 और 5 17। यानी कि मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ
-17 और x की स्क्वायर कितना है 4 यानी कि 4 चौक 16। उसके बाद इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं 12 चौक 48 वो भी माइनस के और 7y यानी कि -7। 8 7 15 55 -55 आ गए -55 और यहाँ माइनस का स्क्वायर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि 16 और 7 इनकी गुना कर लेंगे हम। इनकी गुना करके आ जाएगा 112 हासिल 11 16 कम 16 यानी कि 7 और 2 272 वो भी माइनस के और -55 272 और 55 को ऐड कर लो 5 और 2 7 7 किसका यूनिट डिजिट है इसका तो ऑप्शन नंबर ये जोड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो मतलब कहने का ये है कि कैसे भी कर सकते हो आप। एक तरीका हो रहा है मैंने क्या किया कि इन दोनों में से ये जो शुरू के दो टर्म है ना देखिएगा इसको जूम करता हूँ मैं। जो शुरू के दो टर्म है इनको मैंने लिया इसमें कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लो इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो और फिर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रख दो बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बात खत्म। दूसरा तरीका ये है कि जो इसमें y बराबर -1 है ना y को ओमिट कर दो इसमें y को ओमिट क्यों करेंगे y काट दिया यहाँ भी y काट दिया यहाँ भी y काट दिया क्योंकि सारा रिजल्ट माइनस में है y से अनइफेक्टेड रहेगा ये ठीक है। अब आपके पास क्या बचेगा अब आपके पास बचेगा 3 x की 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 12 x और प्लस 7 सारा माइनस का है भाई सब जुड़ेगा सब जोड़ के माइनस के साइन के साथ लगा दो। x की जगह 4 रख दो -4 की भी जरूरत नहीं है 4 चौक 16 चौका 64 64 और गुना 3 जमा 5 और गुना 16 5 गुना 16 और जमा 12 चौक 48 और प्लस 7 सबको ऐड कर दो माइनस का साइन लगा दियो बाद में ओमिट करा ना हमने y को। तो 3 चौक 12 हासिल 1 3 छंग 18 1 19 और 16 पंजे 80 और प्लस 7 8 15 55 देखो 5 और 2 7 ठीक है और 5 और 8 13 13 और 9 3 12 22 और 10 32 ठीक है 32 327 माइनस का साइन लगा दो बात खत्म आंसर। वाई को ओमिट कर दो दूसरा तरीका ये भी है वही वाई की कोई जरूरत नहीं क्योंकि गौर करो आप क्योंकि y का जो माइनस का साइन है ना और सारे रिजल्ट माइनस में है तो y की कोई भी वैल्यू रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा y को इसलिए ओमिट कर दिया मैंने। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 देखिएगा क्या कहता है सवाल में कहता है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। एसएससी सीजीएल प्री जुलाई का है 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर है जो बहुत अच्छा सवाल दिया आपको। सिर्फ एक आधा सवाल दिया है आपको जो अच्छा सवाल दिया है बाकी तो सब ऐसे नकली सवाल दे रखे हैं आपको टुच्चे सवाल है बिल्कुल। देखिएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम को 25 दिन में कर सकता है बी उसी काम को 30 दिन में करता है एक 25 में कर रहा है एक 30 में कर रहा है दोनों का एलसीएम ले लेंगे 25 छिका 150 150 ले लो एलसीएम 25 छिका 150 और 3 पंजे 15 ये ए करता है ये बी करता है ठीक है। ये ए की एफिशिएंसी आ गई ये बी की एफिशिएंसी आ गई वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं ठीक है। पहले ए ने किया फिर बी ने फिर ए ने फिर बी ने ए से शुरू करते हैं ए और बी ने 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन किया चलिएगा 5 दिन तक फॉलो कराओ 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 4 दिन हो गए प्लस 6 ये 5 दिन हो गए टोटल कितनी एफिशिएंसी यूज हो गई भाई यानी कि 36 18 और 10 28 तो इसमें से 28 काम हो गया बचा कितना भाई 10 में से 8 गए 2 बचे और 4 में से 2 गए 2 बचे 122 काम बचा भाई। ऊपर ध्यान से देखो 28 काम कर दिया 5 दिन में इन्होंने
और फिर ए काम छोड़ देते हैं। कौन छोड़ गया? ए छोड़ गया भाई, देखिएगा ये ए काम छोड़ गया, ये छोड़ गया ए काम। क्लियर है? तो अब कौन करेगा इसको? सिर्फ 5 एफिशिएंसी वाला, यानी कि बी करेगा। बी से इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 122 को 5 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 122 को 5 दूनी 10, 2 बज गए, 5 चौक 20 और 2/5, यानी कि 24 सही, 2/5। ऑप्शन नंबर सी है आपका, तीसरे वाला ऑप्शन आंसर। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा भाई मैंने इसमें कुछ लिख के दिया है आपको, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का यूज होना है बस इसमें, और कुछ नहीं होना है। देखिएगा फॉर्मूला क्या लिखा है, कहते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 इक्वल्स टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिएगा नीचे जो फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो वो ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी उसका होल ब्रैकेट क्लोज्ड। तो आप समझ ही गए होंगे, ये फॉर्मूला लगाओ। चलिएगा जस्ट ए मिनट, स्क्रीन पे जो सवाल है आपका इसको छोटा कर देते हैं। ये रखा आपका सवाल, छोटा हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले लो। मैं कहूँगा कि ये जो है आपके पास, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब लिखता हूँ इसको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है भाई फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख दो जो जो आपको दिया है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 16, तो 16 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है आपको 90, तो ये 90 रख दिया, और प्लस ट्वाइस ऑफ ये एज इट इज यहाँ उतार लेंगे। जस्ट ए मिनट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? तो 256 में से 90 घटा देंगे मेरे भाई, और यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है इसके 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब क्या करना है कि 6 घटाया ना, 6 आ गया, और 15 में से 9 गए, फिर 6 आया, और फिर 1 बचा और इसको 2 से डिवाइड किया, 2 8 16 और 2 83 आ गया भाई आंसर आपका। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। देखिएगा ये आपका सॉल्यूशन है, समझ लें इसको, ये सॉल्यूशन है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 17वें सवाल पे चलते हैं। 17वां सवाल क्या कहता है भाई? क्या कहता है आपको 17वां सवाल? कहते हैं कि 6⁻25 प्लस 6⁻26 प्लस 6⁻27 प्लस 6⁻28 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा? देख लो आप, 6 की पावर 25 को कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ इस 1 रह जाएगा, फिर यहाँ 6 रह जाएगा, यहाँ 6 की पावर 2 रह जाएगा, और यहाँ 6 की पावर 3 रह जाएगा। तो 6 की पावर 25 तो एज इट इज बना रहेगा, ये 7 हो गया, और ये 36 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 216, यानी कि 216, ये 36 और ये 6 और ये 1, इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 36 और ये 7, 12 और 7 19, हासिल 1, 4 और 1 5 और 2 259। ऑप्शन नंबर सी, इससे डिविजिबल होगा ये। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब देखिएगा हमने जो कॉमन लिया है 625, 6⁻25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ 6, यहाँ प्लस 6⁻2, यहाँ प्लस 6⁻3, इसको ओपन किया हमने 6⁻25, तो ये 259 आ जाएगा सोल्व करके, ये अंदर वाला
ये इसका फैक्टर है भाई, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये फैक्टर हुआ ना 259 इसका, इस सारे के सारे का, तो इससे डिविजिबल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 259। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई, देखिएगा। क्या कहता है सवाल, निम्नलिखित बार चार्ट एक फर्म की सकल राशि मतलब सकल राशि मतलब ग्रोस अमाउंट एंड कुल लागत टोटल कॉस्ट दर्शाता है। देखिएगा ये जो ब्लैक वाला है, सबसे पहले जब एग्जाम में इन सवालों को करेंगे आप तो इन पे गौर करेंगे, ये ब्लैक वाला तो टोटल को शो कर रहा है, ये ग्रोस को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको दिया है, ये ईयर दिए हैं 2016-17 में, 2018-19 में, 2019-20 में, ठीक है। ये दिया आपको, एक कॉलम अलग है, दूसरा कॉलम अलग है, एक दिखाता है आपको ग्रोस ग्रोस अमाउंट ग्रोस अमाउंट और एक दिखाता है आपको टोटल कॉस्ट टीसी। दो चीज़ें हो गई ना आपके पास। कहता है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती हो तो। देखिएगा भाई, बहुत इजी सवाल है ये। देखिएगा यहाँ कितना दिया है, इसमें 65 दिया है, 65 का 25% निकाल लो आप, निकालो। 65 का 25%, यानी कि 6500 का हम कह सकते हैं 1/4 निकाल दूं, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 छः की 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। और टोटल कितना था कॉस्ट, 6500, तो यानी कि 6500 में अगर आपको ग्रोस निकालना है ना, ग्रोस तो प्रॉफिट प्लस टोटल होता है ना, तो इसमें आप जोड़ देंगे 1625, यानी कि ये आ जाएगा 5 2 6 5 11 और 8 81 25। ऑप्शन नंबर आपका सी, ये ऑप्शन आ जाएगा भैया आपका। क्लियर है। चलिएगा 2019 और 20 में देख नहीं रहे आप, ये 65 कहाँ गया, 19 और 20 में ये है ना, 19 और 20 में ये है, जूम करके दिखा देता हूँ। 6500 है आपका, ये 6500 है आपका, देख रहे हो आप टोटल जो कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट निकाल दिया हमने 25% का, 6500 का 25% आ गया 1625। और ग्रोस जो आपका अमाउंट होता है ना, वो प्रॉफिट और प्लस टोटल कॉस्ट होता है, इसलिए मैंने 1625 को उसमें जोड़ दिया 6500 में वापस। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है भाई, लेकिन बहुत ही हल्का भी है, इजी भी है, आसान है, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है सवाल में। देखिएगा भाई, सवाल आपके सामने है 19वां। कहता है दी गई आकृति में पी ए बी एक छेदक सेकेंड है और पी टी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि पी टी बराबर 8 है और पी ए बराबर 6 है तो ए बी बराबर x सेंटीमीटर है, तो x का मान बताना। देखो भाई, इसमें फिगर जो है ना गलत दे रखा है। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे इसके सेंटर से गुजर रहा है और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डालो और बस सवाल हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिगर होना चाहिए था ये ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है ये, और इसका ये सेंटर पॉइंट शो करना चाहिए था, और यहाँ से इसकी कोई छेदक रेखा यहाँ है जो इसको टच करती है ऐसे टी पे, और ये पी है, ये ए है और ये बी है, और ये सेंटर पॉइंट है। तो ऐसे ये एक छेदक रेखा है, ये सेंटर से नहीं गुजरती है। क्लियर है मेरे भाई। तो फिगर ये होना चाहिए, ये फिगर बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एसएससी ने जो दिया है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर से गुजर रहा है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो चलिएगा, अब मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को करने के लिए जो टेंजेंट होता है आपका पी टी स्क्वायर, ये पी ओ टी बराबर होता है आपका पी ए इंटू पी बी के, ये फॉर्मूला होता है भाई इसका। देखिएगा इसमें वैल्यू रख दो भाई इसकी, पी टी की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर कर दो, पी टी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो 8 स्क्वायर,
पी ए कितना है, पी यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ये लंबाई कितनी है 6 और मल्टीप्लाई पी भी कितना है 6 प्लस एक्स। देखो ये लंबाई लेनी है यहाँ से यहाँ तक की 6 प्लस एक्स, तो 6 से इसे डिवाइड करेंगे वही कितना आ जाएगा 64, 64/6 आ जाएगा। और इधर ये जो 6 प्लस एक्स बचेगा ये 6 इधर आके घट जाएगा देखिएगा, तो इधर आ जाएगा मेरे भाई एक्स रह जाएगा। तो कितना आएगा ये सोल्व करने के बाद, ये आ जाएगा 32/3 और -6, तो ये आ जाएगा 32। और देखिएगा भाई 21वां सवाल क्या कहता है, कहते हैं कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। देखिएगा मेरे भाई सवाल को थोड़ा छोटा कर लो और साइड में कर लो। देखिएगा कहते हैं कि एक तरफ लिख लो आप एमआरपी और एक तरफ लिख लो आप सीपी। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 125 है। क्लियर। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। देखिएगा भाई दोनों का अंतर कितना है 25 है, और 25 को 125 से डिवाइड कर दो, 25 पंजे 125, 1/5 यानी कि 20% आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये दूसरे टाइप का सवाल दे रखा आपको, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई सीपी और एसपी की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सवाल भाई, इस सवाल में क्या है, कहता है कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। इसमें सिर्फ छोटी सी एक ट्रिक लगती है, जैसे 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पता है कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। जैसे 19 की पावर 500 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 501 को 201 को, क्योंकि ऊपर ये जो है ना ओड संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा ऐसे केस में रिमाइंडर आ जाएगा -1। तो सीधी सी बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्या है ओड नंबर है, और 265 की पावर 4081 प्लस 9 है, और इसको जब 266 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 265 की पावर 4081 और इसको 266 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर तो आ गया -1, और जब 9 को 266 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि 265 की पावर 4081 और प्लस 9 को जब हम 266 से डिवाइड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 265 की पावर 4081 और बटा 266 और प्लस 9/266। इस केस में रिमाइंडर आएगा -1 अभी बताया, और इस केस में रिमाइंडर 9 ही रह जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड, 8 आएगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल लगभग में बतानी है। इसके ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन यहाँ है। आप लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन पता नहीं कहाँ चले गए। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं और फिर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस भी आ जाता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल होता है। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिएगा मेरे भाई
इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए, छोटा हो गया भाई, चलिएगा। ये आपका सवाल है। औसत चाल होती है आपकी एवरेज स्पीड, कलर दूसरा ले लेंगे, कलर ये ले लेते हैं। एवरेज जो स्पीड होती है मेरे भाई आपकी, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो कितना हो गया भाई दूरी? 120 किलोमीटर तो एक हो गई। उसके बाद 100 किलोमीटर की यात्रा, फिर 100 किलोमीटर की दूरी हो गई। और समय, कुल समय, और जो समय होता है ना आपका दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितनी की थी? 120। यहाँ से देखना ध्यान से, 120 बटा 80, बात समझ रहे हो ना? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो कुल समय निकालेंगे ना, और फिर 100 बटा 40, ये समय आ जाएगा आपका। और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। और फिर प्लस कितना? 220 किस चाल से? 75 की चाल से। और ये जो 220 है ये इसमें भी ऐड होगा, ये आ जाएगा वही। ये औसत चाल निकालेंगे आप। अब इसका आप समेशन निकालेंगे। इसको, सवाल को यहाँ से हटा देते हैं। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 220 220 440 बटा, इसको काटो भाई, 0 से 0 कटा, यहाँ 0 से 0 कटा, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 बटा 2 आ गया, प्लस फिर इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 बटा 2 आ गया, प्लस फिर 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 पंजे 25, तो 44 बटे 15 आ जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 44 बटे 15, क्योंकि 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक है। और 15 बजे 75। इनको भाई ऐड करो, ऐड करके क्या रिजल्ट आएगा वो लिखो। देखिएगा, इनको ऐड करके लिखते हैं, जो रिजल्ट आएगा इनका एलसीएम आ जाएगा 30, तो 15 × 3 = 45 प्लस, और फिर ये आ जाएगा 15 × 5 = 75, और प्लस 30 लिया ना मैंने, तो यानी कि 88 और बटा 30, ये आ जाएगा 5 और 5 10 और 8 18, हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 और 4 20, 208। 208 बटा 30 आ जाएगा, तो 30 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 30 को मैं डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ। क्लियर है? चलिएगा, अब इसको काट लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। इधर काट दीजिएगा, ब्लू पेन ले लेते हैं, थोड़ा बारीक ले लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 2 पंजे 2 एकम 2 और 0, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 छक्की 12, यानी कि 55, 0 5 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 पंजे 15, 1 16, और यानी कि 26 से डिवाइड करो इसको। तो 26 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा कि 165, 0 और 26 से काट भी सकते हैं इसको, 13 आ जाएगा। ये 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 13 आ जाएगा। 13 से इसको डिवाइड करो भाई, 825 को, 13 से 825 को डिवाइड कर देंगे। देखिएगा, 13 3 दाल 13 को 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 12 में से 8 के 4 बचे 45 हो गए, और
कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गई, ठीक है, 45, 13 3 39, 39, 15 में से 9 गए, 6 बचे, 0, 13 चौका 52, यानी कि 63.4 ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, ये देखिएगा सॉल्यूशन आपका ये है मेरे भाई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिएगा मैंने क्या किया है, 825। अब आपको मैं पूरा कैलकुलेशन बता देता हूँ। पूरा कैलकुलेशन आपने देख ही लिया होगा, आपके सामने है। इसको काट करके आ जाएगा 825, 825/13। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 63.46, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा आपका। आई होप कि ये सोल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आप स्क्रीनशॉट के लिए कन्वीनियंट कर दूँ जरा इसको। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्यूशन है इसका सवाल का। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल के छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। देखिएगा मेरे भाई, कहता है फिर नीचे 50 में से अंक, यानी कि 50 में से अंक प्राप्त किए गए हैं, वही 50 में से 0 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले इतिहास में 100 बच्चे हैं, भूगोल में भी 100 बच्चे हैं, और औसत एग्रीगेट 100 है इनका। ठीक है, उसके बाद कहता है 10 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, 92। ठीक है, 92 छात्र है जो 10 और उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। 81 इतिहास में है, सॉरी भूगोल में, और 87 का एग्रीगेट है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट चलते हैं। 20 और उससे ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त करने वाले 80 छात्र हैं इतिहास में, 66 छात्र हैं भूगोल में, और टोटल एग्रीगेट इनका है 73, जो 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अब पूछा क्या है, अब हम उस पर गौर करते हैं। देखिएगा ये है आपका सवाल यहाँ से, तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या पूछी भाई, 20% से कम, 20% से कम पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखो 10 और उससे अधिक, 10 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 20 और उससे अधिक। देखो 20% से कम तो यही वाली टेबल होगी ना, 20% से कम वाली टेबल कितनी है, ये है। तो इसमें 87 टोटल 10 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं। ठीक है, पूछा क्या है, तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। 20% से कम वाले यानी कि 87 एग्रीगेट है इनका, तो 100 में से घटा देंगे, कितना बचा, 13। तो 13% छात्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13%। 20% कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, संख्या पूछा है ना, प्रतिशत में नहीं पूछा है। तो 13 हो गई ना, 100 में से घटा दीजिए आप, क्योंकि देखो टोटल कितने हैं, यहाँ 100 है और यहाँ 87 है, तो 10 से ज़्यादा प्राप्त करते हैं ये, लेकिन 20 से कम भी तो यही प्राप्त करते हैं ना। तो 100 में से 87 घटाया तो 13 बचा, 13 आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म हुई। डाटा को बस आपको स्टडी करना है और कुछ नहीं। ये नेक्स्ट सवाल ये है, देखिएगा कहते हैं कि 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। सोल्व कर लो इसको। 3 sin थीटा, इसको इधर ले जाओगे, माइनस कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है मैं उसको राइट हैंड साइड में ले गया। अब कोस थीटा को इधर ले जाओ और साइन को इधर ले आओ, यानी कि 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये साइन थीटा इधर आ गया, उसके बाद कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ये कोस थीटा इधर आ गया भाई। देखिएगा अब ये आ गए यहाँ पे 2 sin थीटा और बराबर ये आ गया आपका 2
कोस थीटा। तो आपको कोट थीटा चाहिए, तो कोट 2 से 2 कट गया भाई, यहाँ पे साइन को इधर ले जाओ, कोस के नीचे कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, तो 1 बराबर कोट थीटा, और थीटा की कोट थीटा या 1 के बराबर होता है, तो यानी कि पूछा क्या है, कोट थीटा का मान ज्ञात करो। तो कोट थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। सिंपल, ये आपका सोल्यूशन है। देखिएगा 25 के 25 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिफ्ट 2 वाले पेपर में जो मैथ्स आया था ना, उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। जल्दी उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिएगा हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें आप लोग। यूट्यूब पे जो चैनल है रैबिट मैथ्स, उसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और देखो वीडियो को लाइक किया करो आप लोग, बिना कुछ दिए कुछ चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आप वीडियो को लाइक दें और शेयर करें, ताकि आप इस तरह की वीडियोस, और इसको चैनल को ना बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो डाली जाए। तो आप वेट करें, नेक्स्ट जो पेपर है शिफ्ट 2 का, उसका भी सोल्यूशन मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। थैंक यू गाइज़।